लास्ट लेक्चर हमारे पास है आइसोटोप्स के हवाले से। लेक्चर नंबर बन रहा है ये हमारे पास 6। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे आइसोटोप्स को। Isotopes are defined as the atoms of an element that have same atomic number but different mass numbers। वो कहता है कि एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट हो, हम उनको नाम देते हैं किसका? आइसोटोप्स का। वो कहता है कि दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। वो कहता है क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से होते हैं, वो भी सेम होंगे। बट दे डिफ़र इन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। लेकिन इनमें जो तब्दीली होती है, जो चेंजिंग आती है, वो आती है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो कहते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द मैस नंबर। क्योंकि मैस नंबर चेंज है तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। वो कहते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के ही डिस्कस करेंगे। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर्स, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। वो कहता है द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंस। मुख्तलिफ परसेंटेज से जो है वो मौजूद होते हैं। द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम या ट्राइटियम। अब हमने कहा जैसे ना ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर 1, 1 एंड 1, डिफरेंट मैस नंबर 1, 2 एंड 3। अब सेम एटॉमिक नंबर है, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम 1s1, 1s1, 1s1। ठीक है। अब इसी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम। लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज है क्योंकि इनके मैस नंबर चेंज है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज है। इसमें न्यूट्रॉन है 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2। माइनस करेंगे ना, 1 1 1 0 न्यूट्रॉन, इसमें 2 - 1 न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन बनेंगे हमारे पास 2। तो आपने डायग्राम बनानी है, जैसा कि आपने देखा न्यूक्लियस को शो करेंगे। ये देखें एक प्रोटॉन है तो आपने एक प्रोटॉन लिखा, न्यूट्रॉन 0 हैं तो आपने लिखा 0 न्यूट्रॉन। शेल बनाएंगे, के शेल, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1 है, तो ये आपने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया इसमें। इस हिसाब से इसमें एक प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन तो सब में एक जैसे होंगे। न्यूट्रॉन चेंज है, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जितना होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक ही जितना होंगे। देखिए ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है जी की वैल्यू, एटॉमिक नंबर। ऊपर वाली होती है वो एटॉमिक मैस होता है। जितना ये Z की वैल्यू होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अब देखें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन देखें 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो इसी तरीके से ये हमने पढ़ा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। वो कहते हैं देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, C12 और C13। C12 और C13 ये 2 आइसोटोप स्टेबल हैं और एक आइसोटोप इसका रेडियो एक्टिव है। देखिए ना, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। एक कार्बन, ये दूसरा है, ये तीसरा आइसोटोप। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। देखिए ये 2 आइसोटोप्स क्या हैं? स्टेबल हैं। और ये वाला जो है ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसमें ये जो फर्स्ट वाला है इसकी अबंडेंस उसने कितना दिया है? 98.9%। 98.9%।
और इन दोनों की मिला के 1.1% बनती है। ये दोनों मिला के 1.1% बनती है। अब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो करेंगे, और सॉरी इनकी इस तरीके से कि शेल जो सब शेल के हिसाब से जब दिखाएंगे। अब देखें ना, न्यूक्लियस बनाया इसमें, ये 6 एटॉमिक नंबर 6 है तो आपने लिखा 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन देखें, 12 - 6 6, 13 - 6 7, 14 - 6 8। इलेक्ट्रॉन भी इसी प्रोटॉन के हिसाब से होंगे। पहले एक शेल बनाएंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, दूसरा शेल बनाएंगे, उसमें 1 2 3 4, 4 और 2 6 पूरे हो जाएंगे। इसमें भी वही 6, इसमें भी वही 6। तो ये जो आइसोटोप्स है इसकी परसेंटेज 98.9% है और इन दोनों की मिला के है 1.1%। और ये लास्ट वाला जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये हमारे पास टॉपिक था आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। क्या था? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ये देखें क्लोरीन, और यहाँ दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बस इनकी इतना ही है, डिटेल में हमने इसकी नहीं जाना। यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स हैं यहाँ पे, यूरेनियम 234, 235, 238। देखें ना, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। जो 238 आइसोटोप्स है थर्ड वाला, ये 99% होता है। जो यूरेनियम 92, 238 है वो कितने परसेंट है? 99, नियरली 99%, यानी 99% के करीब है। 98.9 समथिंग है ये। तो ये जो है हमें इस तरीके से जो इनके आइसोटोप्स आने चाहिए। डायग्राम भी मैंने बता दी, इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 शेल दिखाने हैं, और जो पिछली एग्जांपल हमने पढ़ी है ये वाली, इसमें हमने 1 शेल ही बनाना है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था के शेल के अंदर। यहाँ पे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 जो है वो के शेल में थे और रिमेनिंग 4 जो है वो किस में थे? एल शेल में। किस में थे? एल शेल में। अब लास्ट में ये टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है, वो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, सबसे पहले रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियो मीन रेडिएशन, थेरेपी मीन ट्रीटमेंट, रेडिएशन से ट्रीटमेंट करना, और वो हम मोस्टली किसका कर रहे हैं? कैंसर। यानी ये जो हमारे पास फैटल डिजीज़ हैं, सीरियस डिजीज़ हैं, ये रेडियोथेरेपी। वो कहते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर हम आइसोटोप्स यूज़ करते हैं फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90। फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 आर यूज्ड बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। क्योंकि ये 2 आइसोटोप्स कम सराहियत वाली बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं। क्योंकि कैंसर स्किन का है तो हमें स्किन के ऊपर की ट्रीटमेंट चाहिए, इंटरनल या विद इन द बॉडी नहीं है कैंसर। तो हमें अगर हम बीटा रेडिएशंस की बजाय कोई दूसरी रेडिएशन यूज़ करेंगे तो हमारे अंदर जाके नॉर्मल सेल्स को भी वो जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर आइसोटोप्स लाइक फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 आर यूज्ड बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन, लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। उसके बाद वो कहते हैं कि जो कोबाल्ट 60 है वो हम यूज़ करते हैं कैंसर विद इन द बॉडी। अब हमें उसके लिए स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज की जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि कोबाल्ट 60 वही रेज जो है वो क्या करते हैं? एमिट करते हैं। तो कैंसर विद इन द बॉडी हो तो कोबाल्ट 60, स्किन कैंसर हो तो फास्फोरस 32 या स्ट्रोंशियम 90 को यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट वाले 2 लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस, और लास्ट वाला जो है कोबाल्ट 60 ये स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस जो है वो क्या करता है? रिलीज़ करता है। सेकेंड पॉइंट, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, वो कहता है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं? द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज अ ट्रेसर, यानी ट्रेस करना, तशखीस करना किस चीज़ को? इन मेडिसिन टू डायग्नोसिस द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर्स की तशखीस के लिए हम इसको जो है वो क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं।
कहते आयोडीन 131 आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन द थायराइड ग्लैंड। देखिए हमारी नेक के रीजन्स में बिलो द लेरिंग्स एक ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, थायराइड ग्लैंड। इसको वर्क करने के लिए आयोडीन चाहिए, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, जो गर्दन के रीजन में स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाती है, और वो जो गिलहट नुमा नज़र आता है जिसे हम गॉइटर कहते हैं, वो हमें उस फॉर्म में अपेयर आता है। वो कहते हैं इस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के लिए आयोडीन 131 जो है वो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं, और टेक्नीटियम आइसोटोप यूज़ किया जाता है फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ बोन ग्रोथ। हड्डी की नशोनुमा हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए टेक्नीटियम आइसोटोप्स जो है वो यूज़ किया जाता है। यानी ये डायग्नोसिस के लिए जो हम इन आइसोटोप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ये किसी भी डिज़ीज़ को ट्रेस भी कर सकते हैं। तो आयोडीन 131 यूज़ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन द थायराइड ग्लैंड, टेक्नीटियम इज़ यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। आगे है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़। वो कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स और स्टोन्स हैं, जो लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स डेड हो चुके हैं, ज़मीन के नीचे धंस चुके हैं, दबे हुए हैं, अगर हमें उनके कोई बाकियात मिलते हैं, उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, बीज हैं, तो उन यानी प्लांट्स के सीड्स मिलते हैं, ठीक है ना, तो हम उनके उस पीस से, जिसे हम फॉसिल्स का नाम दे रहे हैं, उससे हम उसकी उम्र का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये कितने हज़ार साल पुराना था, कितने 100 साल पुराना था, कितना अर्सा पहले, यानी कि ये अंदाज़ा, यानी कि हम एक रफली आइडिया एक लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग या सिंपल डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग वो कहते हैं एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी तो कार्बन है। बाई मेजरिंग द रेडियो एक्टिव ऑफ C14 इन दैम, वो कहता है कि उनके अंदर C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। असल में ये हम हाफ़ लाइफ से ही अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, फिजिक्स में ये हाफ़ लाइफ वाला टॉपिक भी दिया हुआ है। वो कहता है कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स are used to estimate the age of fossils like dead plants and animals and stones. The age determination of very old objects based upon the half lives of radioactive isotopes, जिसे हम कहते हैं radioactive isotopes dating। जितने भी पुराने जानदार हमें मिलते हैं जिनके बाकियात, डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो कार्बन होता है C14, उसकी हाफ लाइफ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके लिए मेथड है एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स मीन फॉसिल्स बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14, बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 इन दैम। इसको हम नाम देते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, या सिंपली कार्बन डेटिंग भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्बन डेटिंग भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन जिसके अंदर हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, वो कहता है जैसे यूरेनियम 235 ये हमारे पास टारगेट है, जब इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे तो ये उससे बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा, और बनेंगे 3 न्यूट्रॉन, और लार्ज अमाउंट ऑफ बनेगी एनर्जी मीन्स हीट। वो कहता है कि ये जो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से यूरेनियम 235 ब्रेक डाउन होता है, उससे बनता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। कौन से 2 एलिमेंट्स बनते हैं? बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ कितने न्यूट्रॉन बनते हैं? 3। ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है शॉर्ट कि कौन से 2 एलिमेंट्स बन सकते हैं। देखिए 92, ये 56 और 36 आप जब ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास कितने बनेंगे? 92। 235 + 1 236 है, तो आप इनको ऐड करें 139, 94 और 1 को, ये 3 नहीं करना इसमें जो है। उसके बाद वो कहते हैं ये जो एनर्जी होती है ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है द बॉयलर्स। फिर हम उसी स्टीम से टरबाइंस को जो है वो ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, जिससे बिजली बनती है। बड़ा सेफ़ जो है हमारे पास मेथड है
ज़्यादा जो है हम इससे बिजली भी बना सकते हैं, और वो भी जो है हम पोल्यूशन के बगैर भी। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन में हमारे पास था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई कैरिंग आउट द कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। ये शॉर्ट में अलहदा, ये सारे पॉइंट्स सेपरेट से शॉर्ट भी हैं। वट इज़ द यूज़ ऑफ यूरेनियम 235, ये शॉर्ट है। वट इज़ द यूज़ ऑफ यूरेनियम 235। इसी तरीके से कार्बन डेटिंग वाला शॉर्ट है, और ये ट्रेसर वाला अक्सर पूछा जाता है, ये जो है ना आयोडीन 131, इसका भी शॉर्ट आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये भी चैप्टर जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप इसको भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।